नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 में से दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह कहानी दो बैलों पर आधारित है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध को स्पष्ट किया है। बच्चों, जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और हम परतंत्र थे। इसलिए परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से भी संबंधित है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी महान कथाकार, उपन्यास सम्राट तथा युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने अपने लेखन में मजदूर, दलित, समाज में स्त्रियों की दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि विषयों को प्रमुखता दी है। इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। दो बैलों की कथा भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। कहानी का प्रारंभ लेखक ने गधे की विशेषताओं से किया है। वे लिखते हैं कि गधा सीधा, सहनशील और संतोषी प्रवृत्ति का जानवर है। उससे कितना भी काम लो, उसे कितना भी मारो, उसके सामने सड़ी गली घास डाल दो, लेकिन वह कभी दुखी नहीं होता, कभी क्रोध नहीं करता और नहीं कभी किसी ने उसे खुश होते हुए देखा है। अर्थात उस पर सुख, दुख और हानि लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखक कहते हैं कि ये सारे गुण ऋषि मुनियों के हैं जो गधे के स्वभाव में पाए जाते हैं। फिर भी समाज में उसे सबसे बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात सीधे व्यक्ति को समाज में बेवकूफ ही समझा जाता है। भारत के लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। इसलिए कुछ पश्चिमी देश भारतीयों को मूर्ख समझते हैं। लेखक कहते हैं कि गधे से कम मूर्ख एक जानवर और है, और वह है बैल। कुछ लोग बैल को भी मूर्ख मानते हैं, लेकिन लेखक का ऐसा मानना नहीं है। वे कहते हैं कि बैल सींग मारता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वह अड़ जाता है। फिर उसे चाहे जितना मारो, वह पांव नहीं उठाएगा, वह काम नहीं करेगा। तो बैल कई प्रकार से अपना असंतोष प्रकट करता है। इस भूमिका के बाद लेखक कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि झूरी काछी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे। दोनों बहुत सुंदर थे, हृष्ट पुष्ट थे, काम करने में भी बहुत ही ईमानदार थे। बहुत अच्छी तरह से भाईचारे के साथ मिलकर दोनों झूरी का काम करते थे, खेत जोतते थे, बैलगाड़ी चलाते थे। दोनों में बहुत ही प्यार था। झूरी भी दोनों बैलों को बड़े प्यार से रखता था। लेखक लिखते हैं कि दोनों बैलों में पता नहीं ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी कि दोनों ही एक दूसरे के मन की बात को जान लेते थे। दोनों बैल एक साथ रहते रहते इतना स्नेह उन दोनों में हो गया था कि जब वे हल जोतते थे या बैलगाड़ी चलाते थे तो दोनों का प्रयास होता था कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही कंधे पर हो। झूरी उन्हें समय से चारा पानी देता था और दोनों बैल एक साथ ही उठते थे, एक साथ बैठते थे। जब उनकी नांद में चारा डाल दिया जाता था, खली चोकर डाल देते थे, तो दोनों एक साथ ही खाते थे और एक साथ ही नांद में से मुंह हटाते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि जैसे मित्र आपस में खेलते हैं तो ये दोनों भी सींग मिला लेते थे, अर्थात खेलते थे। एक बार झूरी का साला अर्थात झूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम गया था, वह आया और दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। रास्ते में दोनों बैलों ने गया को बहुत परेशान किया। एक इधर भागता, दूसरा इधर भागता। जैसे तैसे करके गया दोनों बैलों को अपने घर ले गया और घर ले जाकर उसने उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने सूखे भूसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और आपस में सांकेतिक भाषा में या मूक भाषा में विचार किया, सलाह की और उसके बाद दोनों बैठ गई। जैसे ही रात हुई, दोनों ने जोर लगा करके अपनी रस्सियां तुड़ा ली और रस्सियां तुड़ाकर वापस
अपने घर आ गए। सुबह जब झूरी सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए हैं। झूरी बड़ा खुश हुआ। झूरी ने उन्हें नांद पर बांध दिया, लेकिन झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि बैलों ने उसके भाई के घर पर कोई काम नहीं किया। इसलिए उनके सामने झूरी की पत्नी ने सूखा भूसा डालने के लिए कहा। नौकर ने सूखा भूसा डाल दिया, परंतु दोनों बैल सूखा भूसा देखकर भी खुश थे, क्योंकि वे अपने घर पर आ गए थे और उन्हें आजादी का एहसास हो रहा था। गया दूसरे दिन फिर आया और इस बार वह उन दोनों को गाड़ी में जोतकर अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसने फिर से उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। अगले दिन गया ने दोनों बैलों को खेत में हल चलाने के लिए उन्हें हल में जोता, लेकिन दोनों बैलों ने तो जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। गया उन्हें मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों बैलों ने पैर नहीं उठाया, अर्थात हल नहीं चलाया उसके खेत में। इसके बाद गया को बहुत गुस्सा आया और उसने हीरा की नाक पर बहुत डंडे मारे। इतने डंडे मारे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वह शांति से खड़ा रहा। मगर मोती क्योंकि बहुत गुस्सैल था, तो मोती को गुस्सा आ गया और वह हल, जोत, जुआ, रस्सी सब लेकर भागा और सबको तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे, एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये दोनों बैल एक तो नरम दल का प्रतीक है और दूसरा गरम दल का प्रतीक है, क्योंकि ये कहानी आजादी के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। तो जो हीरा है वह शांत स्वभाव का है, सहनशील है, वह नरम दल का प्रतीक है। नरम दल में हमारे जो क्रांतिकारी थे, जैसे गांधी जी थे, जो अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इस प्रकार के क्रांतिकारी थे जो लड़ करके आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो मोती गरम दल का प्रतीक है और हीरा नरम दल का प्रतीक है। तो जब मोती लेकर भागा हल और सब तोड़ दिया, उसके साथ साथ हीरा भी भागा, लेकिन पीछे से गया डंडा लेकर, और जो आसपास किसान काम कर रहे थे वो भी इनको पकड़ने के लिए दौड़े और इन्हें पकड़ लिया। पकड़ करके मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर इन्हें गया वापस घर ले आया और घर लाकर इनको मोटी रस्सियों से बांधकर इनके सामने फिर से सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैल अपने इस अपमान को चुपचाप सहन करते रहे और उसके घर पर खड़े रहे, लेकिन उन्होंने वह सूखा भूसा नहीं खाया। उस घर में जब रात में सब लोग भोजन करने लगे तो एक छोटी बच्ची बाहर आई। उसके हाथ में 2 रोटियां थी। उसने दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला दी। यह लड़की भैरों की थी। इसकी माँ मर चुकी थी और इसकी सौतेली माँ इसे बहुत मारती थी। इसीलिए इस छोटी बच्ची को उन बैलों से सहानुभूति हो गई थी। उसे लगता था कि जैसी मेरी दशा है, मुझे सौतेली माँ मारती है, उसी प्रकार से ये बैल हैं, इनको गया बहुत मारता है। वह बच्ची उन दोनों बैलों को रात के समय रोज ही एक एक रोटी खिलाकर चली जाती थी। एक दिन उस छोटी बच्ची ने उन दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी और उनसे कहा कि जाओ, मैंने तुम्हारी रस्सियां खोल दी हैं। लेकिन शायद फिर वह बच्ची डर गई। रस्सियां तो उसने खोल दी भावुकता के कारण, लेकिन फिर वह डर गई कि ऐसा ना हो माँ को पता चल जाए और माँ फिर मुझे मारे। तो उसने शोर मचा दिया कि ओ दादा, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। अब गया उठा, लाठी लेकर उनके पीछे भागा, लेकिन दोनों बैल इतनी तेजी से भागे कि गया को कहीं भी दिखाई नहीं दिए। गया खाली हाथ वापस आ गया। दोनों बैल जंगल में पहुंच गए, लेकिन इतनी तेजी से भागे थे, रात का समय था, तो उन्हें रास्ता नहीं नजर आया और वे जंगल में भटक गए। खैर, दोनों भूखे थे। जैसे ही उन्हें हरी हरी घास दिखी तो एक खेत में घुसकर वो घास खाने लगे। घास खाते खाते ही वहां पर उन्होंने देखा कि एक जंगली बैल अर्थात सांड आ रहा है और उनसे लड़ना चाहता है। दोनों बैलों ने मिलकर उस पर वार किया और एकता के साथ एकजुट होकर के एक इधर से मारता, दूसरा उधर से मारता,
तो इस प्रकार से उन्होंने उस जंगली बैल को अर्थात उस सांड को घायल कर दिया। वह सांड वहां से भाग गया और फिर दोनों इसी प्रकार से अपनी विजय पर खुश होते हुए घास खाने लगे। सामने उन्हें दिखाई दिया कि एक मटर का खेत है। दोनों मटर के खेत में घुस गए, लेकिन वहां पर रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके लाकर कांजी होस में बंद कर दिया। बच्चों, कांजी होस वह जगह होती है जहां पर लावारिस या आवारा पशु जो खेतों में नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके बंद कर दिया जाता है। यदि उनके मालिक ढूंढते हुए वहां तक आ जाते हैं तो कुछ जुर्माना भर करके अपने पशुओं को ले जाते हैं, अर्थात कुछ दिनों के बाद उन पशुओं को बेच दिया जाता है। तो हीरा और मोती कांजी होस में आ गए। दोनों ने आकर देखा वहां पर पहले से ही और कुछ पशु हैं, जैसे भैंस, घोड़े, बकरी, गधे। तो वहां आकर उन्होंने देखा बहुत सारे पशु वहां पर हैं, वे भी दोनों वहां पर आ गए। लेकिन वहां किसी ने भी उन्हें न चारा दिया, न किसी के सामने चारा रखा हुआ था, न कोई वहां पर अच्छे से था, बल्कि सभी कमजोर और अधमरे से पड़े हुए थे। शाम तक भी जब इनको चारा नहीं मिला तो अब जो हीरा बहुत ही सहनशील था, उसके मन में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और उसने जो वहां कच्ची मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, बाड़े की दीवार, उसको तोड़ना शुरू किया। दोनों मित्रों ने जैसे तैसे करके वह दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ते ही सारे के सारे जानवर वहां से भाग गए और गधों को भी मोती ने सींगों से ठेल कर वहां से निकाल दिया, क्योंकि गधे वहां से निकल नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो गई कि मोती की रस्सी तो टूट गई थी, लेकिन हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई। इस कारण मोती भी उसे छोड़कर नहीं गया और दोनों बैल वहीं पर खड़े रहे। कुछ देर बाद वहां का चौकीदार आया। उसने आकर देखा कि वहां पर तो एक भी पशु नहीं है, बस यही दो खड़े हुए हैं। दोनों को खूब मारा पीटा गया, मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उसके बाद उन्हें चारा पानी तक के लिए भी नहीं देखा गया। एक सप्ताह के बाद इन दोनों बैलों को एक व्यापारी को बेच दिया गया। व्यापारी इन दोनों बैलों को लेकर के जाने लगा। रास्ते में चलते चलते दोनों बैलों को ऐसा लगा जैसे ये हमारा जाना पहचाना रास्ता है। वो बड़े खुश हुए। उन्हें लगा, अरे हाँ, ये तो वही रास्ता है जहां से गया हमको लेकर गया था। अर्थात जो व्यापारी इन बैलों को लेकर जा रहा था वह उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर झूरी का गांव था। जैसे ही इन्हें अपना रास्ता पहचान में आने लगा, इनके शरीर में फुर्ती आती चली गई। पता नहीं कहां से इनकी चाल में इतनी तेजी आ गई और ये दोनों के दोनों बहुत तेज चलने लगे और दौड़ करके झूरी के घर तक पहुंच गए और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। झूरी वहीं बाहर बैठा हुआ था, धूप खा रहा था। जैसे ही उसने अपने बैलों को देखा वह बहुत खुश हुआ, इनके पास आया। इतने में ही व्यापारी भी आ गया। व्यापारी ने जैसे इनकी रस्सियां पकड़कर इन्हें ले जाना चाहा तो मोती ने उसे सींगों से डरा करके भगा दिया और उसके पीछे भागा। कुछ दूर तक उसे दौड़ा करके मोती वापस आ गया और जो व्यापारी था वह बेचारा खाली हाथ ही चला गया। झूरी अपने दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उन दोनों को गले लगा लिया। तुरंत ही नांद में चोकर, खली, चूरी, भूसा, चारा सब भर दिया गया और दोनों बैल खुशी खुशी अपना चारा खाने लगे। इस तरह दोनों बैलों ने लगातार संघर्ष करते हुए आजादी प्राप्त कर ली और वापस अपने घर आ गए। अब यह समझिए कि यह कहानी आजादी के आंदोलन से कैसे जुड़ी हुई है। जैसे बैल झूरी के घर पर सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन जब गया उन्हें अपने घर ले गया तो वे परतंत्र हो गए और उन पर अनेक अत्याचार होने लगे। उसी प्रकार भारतवासी सुखपूर्वक रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया और भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए। बैलों ने अनेक प्रयास किए, लगातार संघर्ष किया, अपनी आजादी के लिए बार बार संघर्ष किया और अंत में अपने घर पहुंच गए और आजाद हो गए। उसी प्रकार क्रांतिकारियों ने बार बार आंदोलन किए, बार बार संघर्ष किया, अनेक कुर्बानियां दी और अंत में आजाद हो गए, अर्थात हमारा देश स्वाधीन हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए। तो इस प्रकार से यह कहानी आजादी के आंदोलन से भी संबंधित है।